हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है मेरा सेकंड पार्ट एंड आखिरी पार्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस का, जो कि तुम्हारी 11th इको का चैप्टर 11 आखिरी चैप्टर है। ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद तुम्हारा 11th का इको का सिलेबस हो जाएगा तमाम समाप्त खत्म। ठीक है जी, तो जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। मेरे सारे चैप्टर्स देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके कोई भी चैप्टर देख सकते हो, कोई भी टॉपिक देख सकते हो। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें खुद से पूरे का पूरा बना के दिखाया था कि कैसे डायग्राम्स बनाए जाएंगे, खुद से पूरा एक्सप्लेनेशन समझाया था कि तुम्हें पेपर में कैसे ये चीज एक्सप्लेन करके आनी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दो और पहले पार्ट 1 देखो जाके। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के बाद इसको देखना, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तुम्हें आज बेसिकली डायग्राम सारे दिखाने वाली हूँ फटाफट से। तो सबसे पहला केस मेरे पास आएगा कि अगर डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो क्या होगा। तुम देख सकते हो सप्लाई का एक ही कर्व है एस, पर डिमांड जो है डी से डी डैश हो गई। डिमांड अगर इंक्रीज हुई, मैं केस ले रही हूँ कि कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ी तो क्या होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। राइटवर्ड शिफ्ट आने की वजह से डिमांड में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो ई से ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस पी से पी डैश हो जाएगा। आई विल सजेस्ट तुम नंबर में लिख कर आना, ये मैंने पी से पी डैश दिखाया, तुम लिखना कि प्राइस पहले 2 था फिर 3 हो गया। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है, प्राइस नहीं सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्यू से बढ़ के Q1 हो गई। मैं सजेस्ट करूंगी तुम यहाँ भी नंबर लिखना कि पहले 2 थी फिर 3 हो गई। एंड तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा कि की कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। ये होगा कंक्लूजन। क्वेश्चन का आंसर के फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन देना है विद डायग्राम। ठीक है, ये है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का डायग्राम। जब सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हुई है तो क्या होगा। अब चलते हैं आगे कि डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो वही डायग्राम हो गया, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम बढ़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ। देखो ये फाइनल रिजल्ट तुम्हें लिख के आना है, ये फाइनल रिजल्ट तुम्हें लिख के आना है। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हुआ। मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने इसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया कि ये डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम के साथ पहले ये सारा कुछ एक्सप्लेन करो और एक्सप्लेन करके फाइनल आंसर लिख कर आओगे ये कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुआ। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई नंबर दे रखे तो वो नंबर लिख दो, वरना अपने आप से नंबर यहाँ पे लिख देना, इसको 2 लिख देना, इसको 3 लिख देना। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अगला आता है कि अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अगेन उसके ये सारे रीजन है जो रीजन हम पहले कर चुके हैं, ये सारे रीजन है उसके जो रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर डिमांड डिक्रीज होती है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो क्या होगा। सप्लाई एक ही है, फिर से देखो सप्लाई कर्व एक ही है, डिमांड कर्व 2 है, डी और डी डैश। ठीक है, डिमांड कर्व 2 है, डी और डी डैश। तो अगर कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो डिमांड कम करेगा, कंज्यूमर के पास खर्चा करने को पैसा नहीं है, तो डिमांड कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो डिमांड कर्व मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इक्विलिब्रियम ई से ई डैश आ गया, फिर से नीचे को आ गया, प्राइस रिड्यूस हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया इस वजह से। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी तुम देखो Q से Q1 पे आ गई, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी रिड्यूस हो गई इस वजह से। ये चीज तुम यहाँ पर देख सकते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है उसको देखना, मैंने अपने हाथ से बनाकर दिखाई है स्टेप बाय स्टेप कि ये डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है, सो अगेन रिजल्ट मेरे पास क्या आया, पॉइंट इक्विलिब्रियम का शिफ्ट हुआ, ई से ई डैश पे आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज। ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया। तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन रहने वाला उसमें है। ठीक है, अच्छा, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या होगा। ये हमारे स्पेशल केस है, इसको क्या बोला जाता है कि ऐसे 2-4 हमारे स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि सप्लाई चेंज नहीं हो रही, सप्लाई की क्वांटिटी उतनी ही है, क्वांटिटी उतनी की उतनी ही है। ठीक है, हमारी क्वांटिटी बदल ही नहीं रही, मतलब डिमांड कम हो या ज्यादा हो, प्रोड्यूसर इतना ही सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा या कम सप्लाई नहीं करेगा। हमने ये चीज इलास्टिसिटी में पढ़ी है ना कि सप्लाई अगर इनइलास्टिक होगी
या डिमांड अगर इनइलास्टिक होगी तो जो ग्राफ होगा वर्टिकल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इस केस में तुम देखो सप्लाई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब इस केस में प्राइस तो बढ़ा, प्राइस तो बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि भैया डिमांड बढ़ रही है। अगर बहुत सारे कस्टमर है किसी चीज के तो सप्लायर अपना भाव बढ़ा देगा कि अरे इतने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे सामान की, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो मैं अपने सामान का प्राइस बढ़ा दूंगा। तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस तो सप्लायर ने बढ़ा दिया, पर जो क्वांटिटी है क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बिकॉज द क्वांटिटी पहले ही हमने बोल दिया कि इनइलास्टिक है। सो क्योंकि क्वांटिटी इनइलास्टिक है सो प्राइस तो बढ़ जाएगा पर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, ई से ई डैश चला जाएगा, ऊपर को चला जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि इनइलास्टिक सप्लाई है। इनइलास्टिक मतलब चेंज ना होना, क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करने लग गए और भी ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, दूसरा है व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक है इस वजह से जो क्वांटिटी है वो फिर से सेम रहेगी क्योंकि भैया चेंज हो ही नहीं सकती क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि लोगों ने डिमांड ही नहीं करनी अब तुम्हारे सामान की, अब तुम्हारा सामान लोगों को चाहिए ही नहीं, तो उसका जो प्राइस है नीचे आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड डिक्रीजेस तो डिमांड कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ अंदर को मैंने शिफ्ट कर दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे को बना। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे बनाना है, जहां भी डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है। ये डिमांड कर्व 1, डिमांड कर्व 2, सप्लाई इनइलास्टिक। जहां भी सप्लाई और डिमांड मीट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम बोल दो, जहां भी सप्लाई और डिमांड मीट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम बोल दो, कहानी खत्म। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम नीचे आ गया तो प्राइस हम बोल देंगे नीचे आ गए। तो क्या हुआ, सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हुआ, क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि इन इलास्टिक सप्लाई है, पर प्राइस डिक्रीज हो गया क्योंकि लोगों ने डिमांड ही करना छोड़ दिया उस चीज को। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें आएगा परफेक्टली इलास्टिक का। दूसरा केस क्या आएगा इसमें, परफेक्टली इलास्टिक का, कि लोगों ने अब सॉरी कि जो मेरी सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई चेंज होती है। जब सप्लाई या डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो उसका ये मतलब होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा और उसी प्राइस पे क्वांटिटी कम भी हो सकती है, क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है। मतलब कि इसका ऑपोजिट है, इसमें प्राइस चेंज हो रहा था, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी। इन इलास्टिक का उल्टा है इलास्टिक, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी कम ज्यादा होती रहेगी। फिर से डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड को मैंने बाहर की तरफ राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है पर प्राइस तो सेम है और क्योंकि इलास्टिक है इसलिए क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक का केस आएगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी या कम होगी, हमारे केस में क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है तो सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, पर प्राइस सेम रहेगा, सेम ही प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, सेम ही प्राइस पे सप्लाई बढ़ गई। फिर से अगर सप्लाई इलास्टिक है पर डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगला केस आ गया, सप्लाई इलास्टिक है डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द ग्राफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम ई से ई डैश बन गया, सो यू कैन सी प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी डिक्रीजेस। यहां पर हमारे जो है सारे के सारे डिमांड के केसेस होते हैं खत्म। डिमांड का हमने क्या क्या केस करा, हम बोल रहे हैं अभी इन सारे केसेस में कि सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज नहीं हो रही। जितने भी केस अभी मैंने तुम्हें करवाए इन सब में सप्लाई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। फिर क्या आया, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। 4 केस हो गए, 2 केस और आए, सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। यानी अभी तक मैं तुम्हें टोटल 6 केसेस करवा चुकी हूँ। इन सभी में सप्लाई का एक ही ग्राफ बनेगा, डिमांड के 2 ग्राफ बनेंगे, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। परफेक्टली इलास्टिक में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देना, इन इलास्टिक में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देना। ये सेम टू सेम 6 केस अब मेरे बनेंगे सप्लाई के लिए। ठीक है, जब मेरी डिमांड होगी कांस्टेंट, सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है, डिमांड होगी परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है, डिमांड होगी परफेक्टली इनइलास्टिक,
सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है। ये 6 के 6 केस अब बनेंगे मेरे सप्लाई के लिए, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, इन क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी यहाँ पर डाले हैं और फिर मैंने समरी भी दी है। फिर मैंने 6 के 6 केसेस की समरी भी दी है कि डिमांड बढ़ी, डिमांड गिरी, डिमांड बढ़ी, गिरी, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, ये सारी मैंने समरी भी यहाँ पे आपको दे रखी है। आप इसको भी जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सप्लाई के केसेस की। डिमांड कांस्टेंट रहेगी, 6 केस बनेंगे, 6 के 6 केस मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जल्दी से देख लो। अगेन रीजन क्या है, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट का जो कॉस्ट था, टैक्सेस, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी, वही रीजंस हैं जो रीजन सप्लाई वाले चैप्टर में हमने पढ़े हैं कि ये सारे रीजंस हमारे सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। अगर सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है, सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, देखो डिमांड का वेग ही है, सप्लाई बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। सप्लाई बढ़ी है, डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी, सप्लाई बढ़ी है, तो क्योंकि डिमांड तो बढ़ नहीं रही, सप्लाई ही बढ़ रही है, तो प्राइस जा रहा है नीचे, पर क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस गिर गया, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। यही चीज मैंने यहाँ पे रिजल्ट हमारे को दिख रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आएगा कि डिमांड डिक्रीज, डिमांड सेम ही है, सप्लाई अंदर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। अगर सप्लाई कम हो गई मतलब मार्केट में शॉर्टेज हो गई, लोग खरीदना तो चाहते हैं पर बाजार में कुछ बिक ही नहीं रहा, सामान मिल ही नहीं रहा, अगर शॉर्टेज हो गई तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब बिक ही नहीं रहा माल तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो कम होगी ना, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या है हमारे पास, सप्लाई डिक्रीजेस, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो पढ़ लिया। हाँ, फिर आएगा डिमांड जो है इनइलास्टिक है, डिमांड इनइलास्टिक है बिल्कुल, सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक है, सप्लाई इंक्रीज हो गई। फिर से इनइलास्टिक का क्या मतलब था कि प्राइस तो चेंज हो सकता है पर क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। सो तुम देख सकते हो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है, डिमांड नहीं बढ़ी है, तो फिर से प्राइस गिरेगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, डिमांड कर्व इनइलास्टिक, सप्लाई बढ़ गई, अब क्योंकि इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी सेम रहेगी, और सप्लाई कम हो गई, अगर क्योंकि सप्लाई कम हो गई तो फिर से मार्केट में हो गई शॉर्टेज, जैसे ही मार्केट में शॉर्टेज होगी तो किसी भी चीज का भाव बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा परफेक्टली इलास्टिक का केस, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, प्राइस उतने का उतना ही है, ठीक है, पर सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ गई मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। फिर परफेक्टली इलास्टिक है तो सब प्राइस उतने का उतना ही है, पर सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो क्वांटिटी कम हो गई। ये 6 के 6 केस हो गए हमारे सप्लाई के। मैंने इनको बहुत ज्यादा मतलब जल्दी में करवाया क्योंकि मैंने डिमांड का अच्छे से समझा दिया था, बस वही सेम तरीके से बनाने हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैंने इसकी 6 के 6 केसेस की समरी दी है, ठीक है। अब मेरे पास आता है जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में चेंज होंगे तो क्या होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ में एक साथ चेंज होंगे तो क्या होगा। अगेन देखो अब कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं, दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, या डिमांड में कम चेंज आ रहा है, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, तीन केस बनेंगे, ठीक है। पहला केस क्या बनेगा कि जितना चेंज डिमांड में आया उतना ही चेंज सप्लाई में आया, दूसरा क्या होगा, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, सप्लाई में कम चेंज आया, तीसरा क्या होगा, सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया। इनके अंदर भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, इनके अंदर भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, क्या, सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है, और दोनों इक्वली कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये सप्लाई का बढ़ने का रेट कम है, डिमांड ज्यादा बढ़ी, सप्लाई कम बढ़ी, सप्लाई कम बढ़ी, डिमांड कम, सप्लाई, रिडक्शन इन सप्लाई इज लेसर, रिडक्शन इन डिमांड इज मोर, ठीक है ना। मतलब चेंज के दो दो केसेस होंगे ना, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, वही इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे होगा, वही इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे होगा। अच्छा इसमें ये भी केस आ सकता है
ये भी केस आ सकता है कि सप्लाई कम हुई, सप्लाई रिड्यूस हुई, पर सप्लाई बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई और डिमांड इंक्रीज हुई है पर डिमांड थोड़ा सा ही इंक्रीज हुई है, ऐसे भी मिक्स मैच हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से मिक्स मैच हो सकता है और कुछ भी केस आ सकता है। मैं एक दो केसेस तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है, एक दो केसेस यहाँ पे दिखाती हूँ। दोनों बढ़े, डिमांड भी बाहर को बढ़ा, सप्लाई भी बाहर को बढ़ा और दोनों ऑलमोस्ट इक्वली बढ़ रहे हैं। देखो इंक्रीज होने का जो वो है अमाउंट ऑफ इंक्रीज है ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, दोनों गिर रहे हैं, ठीक है। ये तो इंक्रीज वाला केस ही है। अच्छा अब यहां पर देखो, हाँ अच्छा ठीक है, यहां पर देखो सप्लाई भी बाहर को गई, डिमांड भी इंक्रीज हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हुई, पर डिमांड कितना ज्यादा इंक्रीज हुई है, सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज, उल्टा बोल दिया यार सॉरी, सप्लाई कितना ज्यादा इंक्रीज हुई है, देखो डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, इंक्रीज ये भी हुई है, इंक्रीज ये भी हुआ है, दोनों का एरो बाहर का है, पर इसमें कितना ज्यादा इंक्रीज आया, इसमें कितना थोड़ा सा इंक्रीज आया, यही। अच्छा इसी को यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर देखो सप्लाई भी इंक्रीज हुई, डिमांड भी इंक्रीज हुई, पर डिमांड में कितना ज्यादा इंक्रीज आया, सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज आया। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से तुम्हें ग्राफ बनाने को बोल सकता है, जैसा क्वेश्चन ने बोल दिया बस वैसा ग्राफ बना के आ जाओ। अगर एक को चेंज करना है तो एक को चेंज करो, दोनों को चेंज करना है तो दोनों को चेंज करो, जैसा क्वेश्चन ने बोल दिया वैसा ग्राफ तुम बना के आ जाओ, ठीक है। फिर डिक्रीज का देख सकते हो, दोनों डिक्रीज हुए, दोनों में इक्वल डिक्रीज आया, ठीक है। दोनों डिक्रीज हुए पर डिमांड कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ है, सप्लाई तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है, सप्लाई में ज्यादा रिडक्शन नहीं आया। फिर सप्लाई कितना ज्यादा रिड्यूस हो रही है, देखो कितना बड़ा गैप है सप्लाई कर्व में, डिमांड कर्व बिल्कुल पास पास है, उसमें ज्यादा गैप है ही नहीं। सो रिडक्शन इन सप्लाई इज मोर देन रिडक्शन इन डिमांड। फिर उल्टा केस भी हो सकता है, उल्टा केस भी हो सकता है, सप्लाई अंदर को गई है, देखो सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिमांड बाहर को गई है, तो डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई डिक्रीज हुई है, उल्टा केस भी हो सकता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, सप्लाई इंक्रीज हुई है बाहर को, डिमांड डिक्रीज हुई है अंदर को, मतलब कोई भी केस बन सकता है, कोई भी केस बन सकता है। एंड मैंने हर केस के लिए तुम्हें यहाँ पर जो है, मैंने हर केस के लिए फिर तुम्हें यहाँ पर समरी भी दी है। देखो एट द एंड तुम्हें फाइनली कंक्लूजन क्या लिख के आना है, डायग्राम तो क्वेश्चन बनाने को बोल देगा, तुम्हारा कंक्लूजन ये नहीं है कि तुम डायग्राम बना के आए, कंक्लूजन ये है कि उसकी वजह से प्राइस पे और क्वांटिटी पे क्या असर हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी डायग्राम ने बोल दिया, जो भी क्वेश्चन ने बोल दिया वो डायग्राम बनाकर आ जाओ, लेकिन उस डायग्राम को बनाने के बाद फाइनली ये देखो कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सेम है। उस डायग्राम को बनाने के बाद देखो कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर हुआ। यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना, किसी में दोनों में चेंज आ रहा होगा। और कुछ देखे तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, प्राइस सेम है। तुम्हें डायग्राम बनाने के बाद ये चेक करना है कि तुम्हारे प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आया। यहाँ देखो प्राइस रिड्यूस हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। सो डायग्राम बनाने के बाद फाइनल आंसर तुम्हें ये लिख के आना है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि प्राइस में क्या चेंज आया, क्वांटिटी में क्या चेंज आया, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। अब मुझे क्या पता तुम्हारा क्वेश्चन क्या डायग्राम दे दे, तुम्हें डायग्राम मैंने बनानी सिखा दी, डायग्राम बनाओ, उसके बाद खुद से देखो कि पुराने और नए क्वांटिटी में चेंज आया या नहीं आया, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना हुआ, ठीक है। फिर प्राइस में देखो प्राइस इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए प्लीज मेक श्योर जो डायग्राम बना रहे हो फ्री हैंड नहीं बना रहे हो, स्केल से साफ सुथरी डायग्राम बना रहे हो, क्योंकि अगर फ्री हैंड बनाओगे तो रिजल्ट गलत आएंगे। इसलिए प्लीज मेक श्योर स्केल लेकर अच्छे से क्लियरली, बड़ा बड़ा गैप लेके, छोटा गैप है तो बिल्कुल छोटा गैप लेना, ज्यादा गैप है तो बहुत ज्यादा गैप ले लेना, ठीक है। और क्लियर डायग्राम बनाना, बहुत क्लियर डायग्राम बनाना, ठीक है, और स्केल से बनाना, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आए प्राइस में और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। और फाइनल कंक्लूजन यही लिख कर आना है तुमने, फाइनल कंक्लूजन क्या लिख कर आना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास पीछे बचता है, मैं वो करवा रही हूँ बस तुम्हें। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि क्वेश्चन किसी भी तरीके की डायग्राम बोल सकता है। मैंने यहाँ पर वैसे समरी दी है, मैंने हर एक केस बनाया है, हर एक केस की समरी दी है, पर तुम ऑब्वियसली हर केस का याद नहीं कर सकते कि प्राइस और उसमें क्या चेंज आया। सो इट्स बेटर कि खुद से बनाओ और खुद से देखो क्या चेंज आ रहा है। एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट और लगेंगे, हमारा लेक्चर, हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। टॉपिक क्या है, प्राइस कंट्रोल, प्राइस राशनिंग। अब देखो ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना,
जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ये जो भी हमने पढ़ा है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है फ्री मार्केट में। हमने ये अज्यूम करा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अपने आप से हो रहा है। मतलब एक दिन सारे कस्टमर्स का दिल नहीं करता यार कभी कि नहीं एसी नहीं खरीदना, गर्मियों में चाहिए, सर्दियों में एसी कोई नहीं खरीदेगा, तो सर्दियों में एसी की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है नेचुरली। कभी कस्टमर्स का दिल करेगा तो डिमांड करेंगे, कस्टमर्स का दिल नहीं करेगा तो डिमांड नहीं करेंगे। इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी से मेरा मतलब है सरकार का इंटरफेरेंस कोई भी नहीं है, पर जरूरी तो नहीं है। कई बार हमारी जो सरकार है वो इंटरफेरेंस करती है। सरकार क्यों इंटरफेरेंस करती है? क्योंकि सरकार को गरीबों का ध्यान रखना होता है। अब गरीब तो एसी नहीं खरीद सकता, गरीब तो अपने आप कई बार रोटी पानी कपड़ा मकान कुछ नहीं खरीद पाता, तो सरकार इंटरफेयर करती है। और सरकार जानबूझ के प्राइस ऊपर नीचे करती है गरीबों की वजह से, ताकि गरीबों का भला हो सके। अगर सरकार दखल अंदाजी करेगी तो ये जो मेरा डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम हो रहा है और उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है वो नेचुरली नहीं आ पाएगा, उसमें कुछ छेड़खानी हो जाएगी। छेड़खानी करके सरकार क्या कर सकती है कि ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस था इसको इंक्रीज कर सकती है या इसको डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो सरकार क्या कर सकती है? छेड़खानी कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है फ्री मार्केट के अंदर और इक्विलिब्रियम प्राइस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है। ठीक है जी। कई बार सरकार क्या करती है? प्राइस को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है इक्विलिब्रियम प्राइस को, ताकि गरीबों की मदद हो सके, गरीबों को सस्ते में खाना मिल सके। तो उस केस को क्या बोला जाएगा? प्राइस सीलिंग बोला जाएगा। उस केस को क्या बोला जाएगा? प्राइस सीलिंग बोला जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम हो रहा है डिमांड और सप्लाई का, उसकी वजह से प्राइस यहाँ पर था, इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ डिटरमिन हुआ। सरकार ने इस प्राइस को नीचे कर दिया और सरकार ने बोला कि इट इज लीगली कंपलसरी कि तुम सिर्फ P1 प्राइस पे ही बेचो, तुम इससे ज्यादा प्राइस कस्टमर से डिमांड नहीं कर सकते। तो सरकार ने दखल अंदाजी करके प्राइस को रिड्यूस कर दिया और ये बन गया नया प्राइस। ये जो नया प्राइस है ये क्या है? एक सीलिंग है, मतलब ये तुम्हारी छत है, तुम इस छत के ऊपर नहीं जा सकते, तुम इस छत के ऊपर नहीं जा सकते, ये तुम्हारी छत है, तुम इस छत के ऊपर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। इसके नीचे चार्ज करो जितना मर्जी करो, इसके ऊपर चार्ज नहीं करना। तो इस केस में क्या हो रहा है तुम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, जो सप्लाई है वो इतनी है, जो डिमांड है वो इतनी है। तो कैन यू क्लियरली सी कि जो सप्लाई है वो लेसर देन डिमांड है। तो इस केस में क्या हो रही है? ऑब्वियसली शॉर्टेज हो रही है। बहुत ऑब्वियस बात है, जब सरकार ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया तो प्राइस के रिड्यूस होने के साथ सप्लाई रिड्यूस हो गई और डिमांड इंक्रीज हो गई। सप्लायर कहता मैं नहीं बेचूंगा इतने कम में, सरकार ने बोला है कि कम रेट पे बेचो, कंपलसरी तो नहीं है कि मैं बेचूं, मैं बेचूंगा ही नहीं इतने कम रेट पे अपना सामान। तो ऐसे केस में शॉर्टेज होने लग जाती है, सप्लायर सामान बेचता ही नहीं है। तो सरकार ऐसे केस में क्या करती है? राशनिंग करती है। राशनिंग करती है, सरकार कहती है कि मैं अपनी राशन की दुकानें खोलूंगी, मैं उस राशन की दुकानों में मैं सस्ते में सामान बेचूंगी। तो सरकार क्या बोलती है गरीबों को कि अगर तुम्हें बाहर से कोई भी कहीं से खरीदना है सामान तो उनके लिए लीगली कंपलसरी है कि वो इसी रेट पर बेचें। पर सप्लायर तो कहता है मैं बेचूंगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, सप्लायर प्राइवेट लोग ना बेचे, गवर्नमेंट अपनी राशन की दुकानें खोलेगी जहां पर तुम राशन कार्ड लेकर जाओ। सुना होगा सबने, राशन की दुकानें, राशन कार्ड होता है और राशन कार्ड के बदले में तुम्हें सस्ते में इस रेट पे सरकार खाना देगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। कहाँ गया? कि जो प्रोड्यूसर है वो इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? सामान सप्लाई करता ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग करती है, एक मैक्सिमम क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर कैन डिमांड। गवर्नमेंट ये भी बोल देती है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी कोई कंज्यूमर नहीं डिमांड कर सकता। गवर्नमेंट ये भी बोल देती है कि एक मैक्सिमम प्राइस है, उस प्राइस से हायर तुम चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चले जी। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग करती है। सबसे पहले कि गवर्नमेंट अपनी खुद की जो है राशन की दुकानें खोलती है, राशन का सिस्टम खोलती है और राशन की दुकानों के अंदर गवर्नमेंट खुद राशन कार्ड के बदले में सस्ते में गरीबों को खाना देती है। दूसरा क्या होता है? इसकी वजह से ब्लैक मार्केट आ जाती है कि ऑब्वियसली यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि सरकार ने बोला है कि इस रेट पे बेचना है तो इसी रेट पे बिकेगा। ब्लैक में तो हर चीज बिकती है ना, आजकल सारी टिकट्स है ना, हर कॉन्सर्ट की ब्लैक में बिकती है ना, कि टिकट का प्राइस तो इतना था, ब्लैक में उससे ऊपर बिकती है। तो जब ऐसा कुछ तुम लिमिट लगा दोगे ना
तो क्या करेंगे, सप्लायर ब्लैक में बेचने लग जाएंगे। ब्लैक में हर कोई सीलिंग से ऊपर सामान बेचता है, बस वो इलीगल हो जाता है, ब्लैक में बिकता है, और क्या। कई बार सरकार क्या करती है, कई बार सरकार करती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस को इंक्रीज कर देती है, इक्विलिब्रियम प्राइस को इंक्रीज कर देती है। तो इक्विलिब्रियम यहां पर था, देखो तुम, डिमांड एंड सप्लाई यहां मीट हो रहे हैं, यहां इक्विलिब्रियम था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगा दिया इक्विलिब्रियम प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला कि ये तुम्हारा फ्लोर है, ये जमीन है, क्या जमीन के नीचे चल सकते हो, जमीन के ऊपर ही चलोगे ना, जमीन के नीचे तो नहीं चल सकते। तो सरकार ने बोला ये जमीन है, ये फ्लोर है, तुम इसके नीचे सामान नहीं बेच सकते। अगर सामान बिकेगा तो इसी रेट पे बिकेगा, इसके नीचे वाले रेट पे सामान नहीं बिकेगा। सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ये करती है फार्मर्स के लिए। जो फार्मर्स हैं उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है मंडी में, जो होलसेलर्स होते हैं उनके द्वारा। तो इसलिए फार्मर्स को सरकार बोल देती है कि तुम्हें मैं मिनिमम इतना प्राइस तो दिलवाऊंगी ही दिलवाऊंगी तुम्हारी फसल के लिए, इसके नीचे कोई तुम्हारी फसल नहीं खरीदेगा, इसके ऊपर ही फसल तुम्हारी बिकेगी। तो यहां पर तुम देखो क्या हो रहा है, डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना, तो डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई ज्यादा हो गई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं बेचारे फार्मर जी, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें मिनिमम इतना प्राइस तो दिलवाऊंगी। तो अब सप्लायर कहता है, सॉरी, सप्लायर तो बेचने को तैयार है, कस्टमर खरीदने को तैयार ही नहीं है। कस्टमर कहता है मैं खरीदूंगा ही नहीं इतने पे, मैं इस रेट पे खरीदूंगा ही नहीं। तो जो हमारे होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर कहते हैं ठीक है, मैं फार्मर से खरीदूंगा ही नहीं, उनकी फसल खराब होने दो, मैं खरीदूंगा ही नहीं फार्मर से इस रेट पे, क्योंकि ये रेट तो बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद बोलती है कि कोई नहीं, तुमसे अगर कोई और खरीदे या ना खरीदे, पर गवर्नमेंट तुमसे वो तुम्हारा सारे का सारा सामान खरीदेगी। और किस रेट पे खरीदेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सा होगा, ये वाला होगा। गवर्नमेंट अब फार्मर से सारे का सारा सामान खरीदेगी और किस रेट पे खरीदेगी, उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी। सो गवर्नमेंट कर क्या रही है, फार्मर्स को प्राइस फ्लोरिंग कर रही है और उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दे रही है, उस रेट पे सामान खरीद रही है। इस सामान को खरीद के गवर्नमेंट लेकर जाती है, इस फूड को खरीद के गवर्नमेंट लेकर जाती है राशन की दुकानों में, वहां पे होती है प्राइस सीलिंग, और वहां पे राशन की दुकानों में गरीबों को सस्ते में खाना सरकार बेचती है। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान बच जाता है तो वो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक में रखती है कि कल को कभी भूखमरी जैसी सिचुएशन आई तो गवर्नमेंट अपने गोडाउन्स में से, स्टॉक में से निकाल के फसल दे दे, लोगों को भूखा ना मरने दे, उस टाइम पे भी फूड जो है लोगों को दे दे। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गरीब फार्मर्स के लिए प्राइस फ्लोरिंग लगा रही है, मिनिमम प्राइस दे रही है। गरीब लोगों के लिए प्राइस सीलिंग लगा रही है, जो इक्विलिब्रियम से नीचे होता है। प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम से नीचे होता है, उसमें प्राइस रिड्यूस होता है। प्राइस फ्लोरिंग इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है, उसमें प्राइस इंक्रीज होता है। ये गरीब फार्मर्स के लिए, वो गरीब कस्टमर्स के लिए, उनको खाना देने के लिए राशन की दुकानों के अंडर। फिर छोटा सा हमारे पास डिफरेंस है प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग के बीच में। प्राइस फ्लोरिंग क्यों करी जा रही है, प्राइस फ्लोरिंग के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जिसमें कि प्राइस को इक्विलिब्रियम के ऊपर रखा जाता है गरीब फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट जो है फार्मर से सामान खरीदती है, अपने पास सामान स्टोर करके रखती है उनकी फसलें, इसको प्राइस फ्लोरिंग बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्राइस या प्राइस सीलिंग में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस सेट करती है ताकि गरीब कस्टमर्स को खाना सस्ते में मिल सके। इसकी वजह से सरकार को राशन की दुकानें खोलनी पड़ती हैं और इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा चैप्टर एंड हेंसफोर्थ पूरे का पूरा सिलेबस होता है खत्म। अब हमारी पूरी प्लेलिस्ट हो चुकी है तैयार। तुम पूरी प्लेलिस्ट में कोई भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर 11th का माइक्रो का देख सकते हो। 12th में है तुम्हारी माइक्रो तो भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहेगा, तुम वो देख सकते हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं नहीं पढ़ाया है तो भी तुम्हें मैं अपनी पीपीटीज में वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं अपनी पीपीटीज में डाल के रखती हूँ सो दैट तुम उसको पढ़ सको। अगर मैंने वो सीबीएसई में नहीं भी करवाया, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में अगर वो आ भी रहा है तो मेरी पीपीटीज से तुम देख सकते हो। वो पीपीटीज नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएंगी। प्लीज अगर अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करो, हमारा सारे का सारा सिलेबस देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुमने सारे सिलेबस करा है या नहीं। अगर कर लिया तो प्लीज मुझे डन लिख कर बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी तुम्हें किसी और दिन किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।